अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोहाली में रॉकेट हमले से हड़कंप मचा। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर फेंका गया रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से किया गया। आपको बता दें, हमले में बिल्डिंग की खिड़की के शीशे टूटे। धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है। फॉरेंसिक टीम फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल मोहाली में हमले से हड़कंप मचा। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर यह अटैक किया गया। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से यह हमला हुआ। हमले में बिल्डिंग के शीशे टूटे। पुलिस का आतंकी हमले से इनकार नहीं। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर कल रात हुए इस हमले ने सनसनी फैला दी। ये हमला मोहाली के सेक्टर 77 में रात करीब 7:45 बजे हुआ। ये हमला रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से किया गया। पुलिस सूत्रों का अनुमान है कि इस सड़क की तरफ से 115 मीटर से 700 मीटर की दूरी से रॉकेट दागा गया, जिससे ऐसा धमाका हुआ कि आसपास का इलाका दहल गया। रॉकेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर बिल्डिंग की खिड़की को तोड़ते हुए दूसरी मंजिल पर गिरा। इससे बिल्डिंग की खिड़कियों के कांच टूट गए। धमाका था, ब्लास्ट बाहर से था, ब्लास्ट बाहर से। नहीं तो क्या आरपीजी की तरफ वो गन टाइप से फायर किया गया और से फायर किया गया। कितनी रेंज से फायर किया? सड़क से। तो रिकवर कितनी दूर से हुआ? ऑफिस की अटैक है सर, ये आरपीजी रिकवर कितनी दूर से हुआ? धमाके की आवाज आसपास के इलाकों में भी सुनी गई, जिससे दहशत फैल गई। पुलिस इसे आतंकी हमला होने की संभावना से इनकार नहीं कर रही है। किसने फायर किया? वो सारी तफ्तीश चल रही है। किसने फायर किया? इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बाकी तफ्तीश की जा रही है और हमारे सारे सीनियर ऑफिसर, हमारी एफएसएल टीम में जांच कर रही है। गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पुलिस इसे मामूली धमाका बता रही है। किया हुआ है। एसपी साहब एक बार बयान रिपीट कर दो जी। और ये सारी सर्च चल रही है। आप माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ। वो धमाका था, माइनर। कोई भी कैजुअलिटी नहीं, कोई लॉस नहीं हैगा, माइनर हैगा। इस रॉकेट हमले से ऐसी अफरा तफरी फैली कि फौरन पुलिस की गाड़ियां दौड़ पड़ी। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और किसी को आसपास नहीं जाने दिया। फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी रही। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ और करीब शाम 7 से 8 बजे की ये घटना है, जब ये पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमला किया जाता है। तो ये रोड आप देख रहे हो कि बिल्कुल सामने आपको एक व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग नजर आ रही है कि बिल्कुल सामने से उस पर हमला किया जाता है। बिल्कुल सामने दीवार के बिल्कुल सेंटर का वो एरिया है, यहाँ से ये हमला किया जाता है। और पुलिस भले ही इसे मामूली घटना बता रही हो, लेकिन पहली बार इस तरह का कोई रॉकेट हमला हुआ है जिसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मोहाली में रॉकेट हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। ये बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ। प्रमुख जगहों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने अभी आतंकी हमले से इनकार नहीं किया है, यानी कि इस एंगल से भी मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। तो इसके बाद मोहाली में अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रमुख जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने अभी आतंकी हमले से इनकार नहीं किया है। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर ये हमला हुआ और उसके बाद से लगातार पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। तो मोहाली में जो हुआ, क्या वो आतंकी वारदात है? पंजाब पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस आशंका से इनकार भी नहीं किया है। मोहाली में इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर हमला रॉकेट से हुआ। जाहिर है ऐसा आतंकी वारदात में ही मुमकिन है। पंजाब पुलिस ने फिलहाल इसे आतंकी हमला होने की तस्दीक तो नहीं की है, लेकिन इस संभावना से इनकार भी नहीं किया है। ये रॉकेट है, ये जनरली एंटी टैंक रॉकेट्स हैं। ये शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स होते हैं और कंधे के ऊपर एक पतली सी ट्यूब के तौर पर नजर आती है जब आदमी फायर करता है, और एक ट्यूब और ट्यूब के आगे एक बल्ब नुमा आकार की आकृति बनती है जब ये रॉकेट उस पे माउंट होता है। और ये बड़ी आसानी से किसी भी मोटरसाइकिल पे सवार होकर या कहीं गाड़ी से बड़े आसानी से इसको कैरी भी किया जा सकता है और उसको चलती हालत में फायर भी किया जा सकता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत बड़ी खुफिया चूक है, क्योंकि इस हथियार को सीमा पार से ला पाना इतना आसान नहीं है। अब RPG-7 को बॉर्डर से स्मगल करके और इंडिया की तरफ लाना कोई आसान काम नहीं है। ना इसको ड्रोन से लाया जा सकता है, ना इसको और किसी तरीके से लाया जा सकता है अनलेस अनटिल कोई मैनुअल कोरियर ना हो। इस घटना के बहाने केजरीवाल और पंजाब की मान सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया, पंजाब के पटियाला में हिंसा हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और अब मोहाली में ये हमला हुआ है। पंजाब देश का एक सीमावर्ती राज्य है। पंजाब की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को वहां से हटाकर अपने राजनीतिक द्वेष को पूरा करने के लिए उसे दिल्ली में लगाया हुआ है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, पंजाब की घटना के बाद मुझे याद आया कि देश के विख्यात कवि कुमार विश्वास ने कुछ गंभीर चिंताएं व्यक्त की थी। तो ये एक बहुत चिंता का विषय होना चाहिए और आई एम वेरी श्योर कि पूरा का पूरा इंटेलिजेंस सेटअप इस समय शेकन अप हो गया होगा, हिल गया होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी चूक है और इंटेलिजेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। तो वहीं पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने धमाके पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि धमाके की खबर सुनकर स्तब्ध हूं, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये चिंता व्यक्त की है। मोहाली में धमाके को लेकर स्तब्ध हूं, मोहाली में खुफिया इकाई मुख्यालय परिसर में विस्फोट के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं, गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हमारे पुलिस बल पर यह हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम मान से आग्रह करता हूं कि वो इस मामले की जांच कराएं। इस तरह का ट्वीट करते हुए अमरिंदर सिंह नजर आए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया। राजधानी कोलंबो में सेना को तैनात किया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री राजपक्षे ने इस्तीफा भी दे दिया है। राजधानी कोलंबो में सेना को तैनात किया गया और इसी बीच प्रधानमंत्री राजपक्षे ने इस्तीफा दिया। राजपक्षे परिवार के पुश्तैनी घर में लगाई आग। हम्बनटोटा में राजपक्षे मेमोरियल में भी आग। श्रीलंका के सांसदों, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के घरों को भी आग में झोंका। आग से राजधानी कोलंबो का होटल हुआ खाक। आर्थिक बदहाली से पैदा हुए असंतोष की वजह से श्रीलंका में बेहद खतरनाक हालात हो गए हैं। श्रीलंका में चल रहे विरोध प्रदर्शन सोमवार को इस कदर हिंसक हो गए कि राजधानी कोलंबो में हर ओर बस आग ही आग नजर आई। श्रीलंका में हालांकि राष्ट्रपति राजपक्षे ने शुक्रवार को आधी रात को इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका में हालात बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच गए हैं। गुस्साए लोग चुन चुन कर सत्ताधारी दल के सांसदों और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। तनाव बढ़ा तो राजपक्षे सरकार के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए, लेकिन गुस्साई भीड़ के आगे टिक नहीं पाए। कोलंबो में तो समर्थकों की बस को प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर के जरिए चकनाचूर कर दिया। राजधानी कोलंबो की ये बीरा झील है। जान बचाने के लिए राजपक्षे सरकार के समर्थकों को झील में कूदना पड़ा। मामला यही शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बीरा झील के पास ही 3 गाड़ियों को फूंक दिया। हालांकि कहीं कहीं राजपक्षे समर्थकों ने भी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया। ये वीडियो उसी वक्त का है जब महिला प्रदर्शनकारी के साथ राजपक्षे समर्थकों ने बदसलूकी की। दोनों ही ओर से हंगामा बरकरार रहा। उकसाई भीड़ ने पत्रकारों से भी बदसलूकी की और धक्का मुक्की की। और अब बात चक्रवाती तूफान की। देखिए, चक्रवाती तूफान आसानी को लेकर 3 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है और आज से मौसम में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो लगातार आसानी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को कहा गया है कि वो समुद्र में ना जाएं और इसके साथ ही 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका तो नहीं है, लेकिन हाँ, भारी बारिश की आशंका व्यक्त की जा रही है। और साथ ही जो तटीय इलाके हैं वहां तक लोग ना पहुंचे, वहां से लोग दूसरी जगह यानी कि सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, ये भी अलर्ट जारी किया गया है। বিশেষ ঘোষণা ফেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ও কাগজপত্র সঙ্গে রেখে সমস্ত এলাকাবাসীদের কাছে
चेतावनी दी जा रही है कि सभी मछुआरे समुद्र से बाहर निकल जाएं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना समुद्री इलाके में कोस्ट गार्ड अलर्ट जारी कर रहे हैं। लोगों को समुद्र किनारे से वापस लौटने को कहा जा रहा है। वजह है कि अब से कुछ ही घंटों बाद विनाशकारी चक्रवाती तूफान आसानी आ रहा है, जिसके आने से भारी नुकसान की आशंका बनी हुई है। ओडिशा में भी मौसम बदलने लगा है। पुरी के समुद्री तट पर हवाओं की रफ्तार बढ़ गई है। मौसम बिगड़ता जा रहा है। साइक्लोन असानी को लेकर यहां अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने भीषण चक्रवाती तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया है। 10 मई को साइक्लोन बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 111 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसे देखते हुए इन इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्टल गार्ड और नेवी अलर्ट पर है। इसका अभी हमारा ये जो है अभी करंट जो विंड स्पीड हमारा इसमें है 80 to 90 गस्टिंग टू 100 km/h और हाईएस्ट विंड स्पीड साइक्लोन सीवियर साइक्लोन जब होगा इसका हाईएस्ट का विंड स्पीड का जो फोरकास्ट है 105 to 115 गस्टिंग 125 ये 9th में रीच करने का चांसेस है वेस्ट सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। साइक्लोन असानी के आने से पहले आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में भारी बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। तेज हवाओं ने रास्ते के पेड़ उखाड़ दिए हैं। और पुरी से हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल लाइव जुड़ रही है हमारे साथ। मनोज्ञा, वहां ताजा हालात क्या हैं और ताजा अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, दो बातें साफ कह दी गई हैं कि लोग समुद्र इलाके में ना जाएं। बहुत ज़्यादा जान माल का खतरा नहीं है, लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। बारिश शुरू हो गई है, मौसम में परिवर्तन शुरू हो गया है और उसके साथ साथ ये सिर्फ बात बूंदाबांदी की नहीं है, अब ये और ज़्यादा बढ़ेगा। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और उसके साथ साथ इस समय आप समुद्र में लहरें देख सकती हैं। जिस तरह से ये लहरें बढ़ रही हैं, ऊँची हो रही हैं, तेज़ हो रही हैं, इनकी गति बता रही है कि चक्रवाती तूफान अब कोस्ट की तरफ यानी तटवर्ती इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी तो जो स्पीड है वो है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशल माने जा रहे हैं दो बातों की वजह से। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ आंध्रा के इलाकों में भी बारिश और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। खासतौर से बंगाल के इलाकों में हाई अलर्ट तो जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दौरा चेंज कर दिया गया है और अब ये बारिश अपने आप में बता रही है कि किस तरह से मौसम तो बदल रहा है। साथ ही साथ देखिए, अगले कुछ घंटों में ये और ज़्यादा चक्रवाती तूफान की दो बातें होती हैं। पहला ये तेज़ बारिश, दूसरा तेज़ हवाएं, जिसकी वजह से नुकसान कई गुना ज़्यादा होता है। और इस समय ये बारिश की सिर्फ शुरुआत है, अगले 24 घंटे उससे ज़्यादा क्रूशल। ठीक है मनोज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मोहाली में रॉकेट हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। प्रमुख जगहों की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। पुलिस ने हालांकि आतंकी हमले से इसे इनकार नहीं किया है। जांच पुलिस पूरे मामले की कर रही है। मोहाली में प्रमुख जगहों की सुरक्षा में को बढ़ा दिया गया है, वहां सुरक्षा में इजाफा किया गया है। हमारे साथ मोहाली से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार। सचिन, कल हुए इस हमले के बाद अब तक जांच कहां पहुंची है और हमले के पीछे कौन था, क्या इस बात की तस्दीक हो पाई है? जी, फिलहाल इस वक्त हम मोहाली में जो पंजाब इंटेलिजेंस विंग की बिल्डिंग है उसके विजुअल्स पहले जरूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि रात के अंधेरे में ये जो है साफ नजर नहीं आता था। ये जो सामने बिल्डिंग है ये पंजाब इंटेलिजेंस विंग की बिल्डिंग है और इसका जो ये सड़क की तरफ जो है रोड फेसिंग जो साइड है इसकी तरफ से ये शीशा जो है टूटा हुआ है, जहां ये ग्रेनेड जो है रॉकेट लॉन्चर से आरपीजी से जो है फेंका गया। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल उसका जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से बिल्कुल सामने से जो है ये रॉकेट लॉन्चर के जरिए जो है बॉम्ब जो है ये फेंका गया। फिलहाल तक जो सामने आई है बात वो यही है कि आरपीजी जो है यूज हुआ है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो है वो यूज हुआ है। तो बहुत ही दुस्साहसी ये हमला है। असल में एक चैलेंज है खुला पंजाब पुलिस को कि लीजिए हम जो आपका इंटेलिजेंस विंग का हेडक्वार्टर है
वहीं पे आ गए हैं और आप हमें पकड़ के दिखाइए। और अंदाजा लगा सकते हैं ये सारा रिहायशी एरिया है इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर के चारों तरफ। बिल्कुल यहाँ लोग जो हैं रेजिडेंशियल ये एरिया है और ये किसी ने जो है इनको देखा नहीं। बिल्कुल अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस फ्रंट फेस से बिल्कुल सामने से जो है उस तरफ से जो है रॉकेट आरपीजी के जरिए जो है ये हमला जो है किया गया है। और फिलहाल तक जो है क्योंकि ये तमाम चेन जो है पिछले कुछ एक दिनों से चली हुई है पंजाब में, जो लगातार कोशिशें हो रही हैं रिवाइवल की, जो रेडिकलाइजेशन जो है रेडिकल मूवमेंट जो है पंजाब में, जिससे पंजाब जो है निकला है उसको रिवाइव करने की कोशिश जो है लगातार पंजाब में हो रही है। और उसी कड़ी में जो है हमने देखा पिछले दिनों में किस तरीके से जो आईईडीज रिकवर हुई हैं, चाहे करनाल में है चाहे तरन तारन में है जी। तो ये जो है फिलहाल अब जब से आतंकवाद का खात्मा पंजाब में हुआ है उसके बाद ये सबसे दुस्साहसी जो है अटैक जो है बिल्कुल सचिन, और इसलिए ये घटना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, भारत में ऐसा संभवतः पहली बार है जब आरपीजी से कहीं हमला हुआ हो। ऐसे में ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये आरपीजी दरअसल है क्या। आरपीजी, जिसका फुल फॉर्म है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। सरल भाषा में कहें तो ऐसा रॉकेट जिसे कंधे पर रखकर दागा जाता है। मोहाली में पंजाब के खुफिया विभाग की इमारत पर जो हमला हुआ वो आरपीजी से ही हुआ। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं इसको देखने से मुझे RPG 7 का रॉकेट लगता है। हो सकता है कि ये कोई और भी मॉडल का कोई रॉकेट हो, बट जो मोस्ट लाइकली RPG 7 है, क्योंकि इसके बिल्कुल जो बेस में जो मेटेलिक बेस है आप देखें वहां पे फिन्स नजर आ रहे हैं पतले पतले। तो ये फिन्स है, मेटेलिक पोर्शन है और उसके आगे एक ब्राउन कलर का पोर्शन है। तो ये जनरली RPG 7 का जो रियर पोर्शन होता है वो इस तरीके का होता है। हमले में आरपीजी का इस्तेमाल होने के बाद सबसे पहले एबीपी न्यूज पर कर्नल दानवी ने कही थी। बाद में पंजाब पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आरपीजी बड़ी आसानी से फायर किए जा सकते हैं। ये रॉकेट है, ये जनरली एंटी टैंक रॉकेट्स हैं। ये शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स होते हैं और कंधे के ऊपर एक पतली सी ट्यूब के तौर पर नजर आती है जब आदमी फायर करता है, और एक ट्यूब और ट्यूब के आगे एक बल्ब नुमा आकार की आकृति बनती है जब ये रॉकेट उस पे माउंट होता है। और ये बड़ी आसानी से किसी भी मोटरसाइकिल पे सवार होकर या कहीं गाड़ी से बड़े आसानी से इसको कैरी भी किया जा सकता है और उसको चलती हालत में फायर भी किया जा सकता है। आरपीजी इसे ही कहते हैं जिसके जरिए आतंकी कंधे पर रखकर रॉकेट हमला करते हैं, लेकिन भारत में इस हथियार का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ है। अब RPG 7 को बॉर्डर से स्मगल करके और इंडिया की तरफ लाना कोई आसान काम नहीं है। ना इसको ड्रोन से लाया जा सकता है, ना इसको और किसी तरीके से लाया जा सकता है अनलेस अनटिल कोई मैनुअल कोरियर ना हो। चिंता की बात यही है, इसीलिए इसे मामूली घटना कहकर टाला नहीं जा सकता। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा विवाद पर सुनवाई से पहले बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। चंडीगढ़ में हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। उनके पिता ने कहा है कि वो अपने वकीलों के संपर्क में है। आज बग्गा की गिरफ्तारी विवाद पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बग्गा ने हाईकोर्ट में मोहाली कोर्ट के गैर जमानती वारंट के खिलाफ अर्जी लगाई थी, जिस पर आज होनी है सुनवाई। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह मौजूद हैं। सर, आज सुनवाई होनी है, बग्गा जी से आपकी बात हुई? नहीं, बग्गा जी से कोई खास बातचीत तुम्हारी नहीं हुई है। बस वो दें कि ये 10 बजे के बाद जो भी बात होगी उसके बाद मैं संपर्क करूँगा। आप मुझे डिस्टर्ब मत करो और मैं वकीलों के संपर्क में हूँ, उन्हीं के साथ हूँ। कहाँ है वो अभी? दिल्ली में है या चंडीगढ़, कहाँ पर है? मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में है। वकीलों ने ये मीडिया के सामने आने से या बाकी इस तरह जो है आने से क्या मना किया गया है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा मना नहीं किया गया है, लेकिन जब उनको इन दरमियान 2 दिन के दरमियान अपने केस के बारे में स्टडी करनी है
तो उसके लिए टाइम चाहिए उनको। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मथुरा कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सर्वे के लिए कमीशन नियुक्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने की मांग की है। साथ ही बता दें, विवादित स्थल की जीपीआर रेडियोलॉजी सिस्टम से खुदाई की भी मांग की गई है। एक और बड़ी खबर का वक्त हो चला है। आपको बता दें, राजस्थान के बारां में भीषण सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेलर से टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के बारां में यह भीषण सड़क हादसा हुआ। मोहाली से हमारे सहयोगी सचिन कुमार लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सचिन, अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? जी देखिए, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन जो है इस मामले में शेयर नहीं की गई है, पर बेशक पुलिस इसको डाउनप्ले करने की कोशिश कर रही है कि ये माइनर जो है एक्सप्लोजन जो है इंटेलिजेंस विंग की बिल्डिंग के अंदर हुआ है। पर इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज़ में है कि एक तो इंटेलिजेंस विंग का दफ्तर जो है, हेडक्वार्टर जो है रदर, उसको टारगेट किया गया है, और दूसरे आरपीजी से ये अटैक जो है ये हुआ है। अगर आरपीजी से अटैक हुआ है तो उसको कोई आम इंसान तो चला नहीं सकता, उसके लिए ट्रेंड जो है आदमी जो है वो चाहिए होते हैं जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 400, 500 या 700 मीटर की दूरी से उस बिल्डिंग को जो है टारगेट करना, ये किसी आम इंसान के बस की तो बात है नहीं। तो एक बात तो तय है, ये किसी न किसी तरीके से जो है ये जो रेडिकल जो मूवमेंट है उससे, रेडिकल जो उससे जुड़ेगा ये सारा मसला जो है फिलहाल। पर फिलहाल जो पुलिस का जो फोकस है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये है कि ये जो सामने का हिस्सा है इंटेलिजेंस विंग के इस हेडक्वार्टर का, उसके बिल्कुल सामने से जो है ये आरपीजी जो है फायर जो है ग्रेनेड होता है, और इसके बिल्कुल सामने जो इन्वेस्टिगेशन जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि कौन से उससे जो है ये जगह से ये आरपीजी जो है ये फायर किया गया है। क्योंकि फिलहाल ये जो मसला है एक्सप्लोजन के इंटेंसिटी का नहीं रहा है अब, कि इसमें कितनी एक्सप्लोजन हुआ है, जान का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत है कि जान का नुकसान नहीं हुआ है, पर इसकी इंपॉर्टेंस इसी चीज़ में है कि ये इंटेलिजेंस विंग का दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, जहां पूरे पंजाब से सूचनाएं जो हैं आती हैं, और तमाम जो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी का जो मसला है, खास करके जो आतंकवाद से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, इनपुट्स आती हों, सारी इस बिल्डिंग में आती हैं, उनको साझा किया जाता है। उनसे आगे बढ़ के ही उनके लीड के बेसिस पर ही जो है पंजाब पुलिस जो है आगे काम करती है। सचिन, और जाहिर है कि इस लिहाज से कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें वहां क्या चल रहे हैं हालात उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही आशीष सिंह हमारे साथ श्रीलंका से जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले तो श्रीलंका में जो हालात है उसको लेकर भारत की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भारत भी श्रीलंका की मदद को लेकर हाथ बढ़ा चुका है। देखिए, फिलहाल भारत जो है वो नज़र बनाए हुए है जो घटनाक्रम बढ़ रहा है, और पहली प्राथमिकता जाहिर सी बात है वहाँ रह रहे भारतीयों की है, भारतीय मूल के लोगों की है। उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी बीती शाम जारी किया गया, जो जिसे हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है। फिलहाल वहाँ पर स्थिति जो है वो काबू में बताई जा रही है। बीती कल और बीते देर रात तक वहाँ पर हिंसा रही श्रीलंका के तमाम इलाकों में। फिलहाल कर्फ्यू लागू है कल सुबह 7 बजे तक, और आर्मी जो है वो सड़कों पर है। ये सब कुछ शुरू हुआ कल दोपहर में, जब सरकार समर्थकों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर एक तरीके से हमला कर दिया, उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, और जिससे गुस्सा भड़का उन लोगों का जो महीने भर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और वो इस अंजाम तक पहुंच गया कि तमाम जगहों पर आगजनी हुई और कई मौतें हुई। तो फिलहाल जो है वो स्थिति काबू में जरूर है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। जहां तक अपने भारत का सवाल पूछा तो नजर बनी हुई है, क्योंकि स्थिति जो है वो लगातार बदल रही है। जी बिल्कुल जैनेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट समझते रहेंगे। साथ ही प्रणय और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष जो कि श्रीलंका एम्बेसी के सामने से हमें अपडेट्स देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने विपक्षी नेताओं के साथ मंथन करना अब शुरू किया है। आज मंथन करेंगे। श्रीलंका में नई सरकार बनाने की कवायद हुई तेज। आपको बता दें, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने विपक्षी नेताओं के साथ मंथन करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का विपक्ष के साथ होगा मंथन, और अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है।
महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद नई सरकार बनाने की कवायद श्रीलंका में हुई तेज। कचरे की गाड़ी में बैठा और भीड़ से घिरा ये शख्स राजपक्षे सरकार का समर्थक है। आरोप है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर राजपक्षे समर्थकों ने हमला कर दिया। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने बसों, घरों को निशाना बनाया। इस दौरान जो भी सरकार का समर्थक मिला, भीड़ ने उसे घेर लिया। ये तस्वीरें गाले की हैं, जहां विपक्ष के नेता संजीत प्रेमदासा की गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। भीड़ को देखते हुए लोगों को धक्का देकर प्रेमदासा गाड़ी लेकर फरार हो गए। इस हिंसा में सांसद अमर कीर्ति अथु कोरोला की भी मौत हो गई। किसी काम से घर से निकले अमर कीर्ति की गाड़ी के सामने प्रदर्शनकारी जमा हो गए। मामला उग्र हुआ तो अमर कीर्ति ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जान बचाकर सांसद अमर कीर्ति को पास ही की एक इमारत में छिपना पड़ा, लेकिन इमारत को हजारों प्रदर्शनकारियों ने चारों ओर से घेर लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो सांसद अमर कीर्ति ने खुद को ही गोली मार ली। सांसद समेत 5 लोगों की जहां इस हिंसा में मौत हो गई, वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसके बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवान तैनात हैं। ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय और आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, पहला सवाल आपसे, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं श्रीलंका में, और अब क्योंकि सरकार बनाए की कवायद एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है, हालात कब तक सुधरेंगे, ये तो एक बड़ा सवाल बना ही हुआ है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फिलहाल श्रीलंका के अंदर जो हालात हैं उसमें स्थिरता कैसे आएगी, क्योंकि 6 महीने पुरानी गोटाबाया राजपक्षे की सरकार या राजपक्षे परिवार की SLPP की जो सरकार है वो इस संकट के दौर में इस समय घिरी हुई नजर आ रही है कि राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। महिंद्रा राजपक्षे जो कि पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। कल उन्होंने इस्तीफा दिया है और आज सुबह उन्होंने अपना आधिकारिक आवास जो टेम्पल ट्री है कोलंबो में, उसे छोड़ दिया है, क्योंकि उसके बाहर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। लगातार प्रदर्शन का सिलसिला वहां जारी है। बीती रात भी प्रदर्शन हुए हैं और जो हम्बनटोटा के अंदर मेमोरियल बना था राजपक्षे परिवार का, उसे तोड़ दिया गया है। उनका जो पारिवारिक घर है, पैतृक घर है, उसमें आग लगा दी गई है। और ये आग लगाने का सिलसिला सरकार ही नहीं, विपक्ष के कई सांसदों के घरों के खिलाफ भी हो रहा है। यानी ये सत्ता विरोधी या सरकार विरोधी नहीं, बल्कि ये शासन व्यवस्था विरोधी प्रदर्शन है। और ऐसे में चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि क्या गृह युद्ध की तरफ श्रीलंका बढ़ रहा है, जिस तरीके से समर्थकों और विरोधियों के बीच में, यानी सरकार विरोधी जो है प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में। बिल्कुल प्रणय, और तस्वीरें और हालात भी बता रहे हैं कि इस वक्त जल रहा है श्रीलंका। इस पूरे संकट पर आपसे लगातार चर्चा को बढ़ाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यह कि श्रीलंका में मौजूदा हालात को लेकर भारत की तरफ से बयान जारी किया जा सकता है, तो श्रीलंका पर बयान जारी कर सकता है भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज विदेश मंत्रालय जारी कर सकता है बयान। आशीष हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, भारत के स्टेटमेंट को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, भारत सरकार जैसा पहले पिछली बार आप जब जैनेन से बात कर रही थी, वो बता रहे थे कि भारत सरकार इस पे नज़र बनाए हुए है। और ये एक बड़ा अपडेट है जो हमें जानकारी है कि जो सिचुएशन है अभी श्रीलंका की, उसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से आज कोई औपचारिक व्यू हम देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय अपनी प्रतिक्रिया इस पर पुट आउट कर सकता है कि भारत आखिर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखता है और अपने नागरिकों को भारत की तरफ से क्या सलाह है। एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए, वहां पर कोशिश जरूर अब राष्ट्रपति की तरफ से ऐसी है कि यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए, सॉल्व करने के लिए इस आर्थिक क्राइसिस को, और ऑपोजिशन को भी उस सरकार का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि ज्यादातर जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो अर्ली इलेक्शन अगले साल की शुरुआत में कराना चाहती हैं, जबकि टर्म 2025 तक बाकी है। 2 साल पुराना भी अभी वहां का संसद नहीं है। तो हम अब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक आर्थिक क्राइसिस तक सीमित है, संभव है कि एक सीमित कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी वहां खड़ी हो गई है। इसको सॉल्व करना बड़ा क्रूशियल होने वाला है और हमें लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर कोई बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हम वहां देख सकते हैं। बहरहाल फिलहाल भारत सरकार की तरफ से आज औपचारिक तौर पर रुख इस पर इख्तियार किया जा सकता है। बिल्कुल, क्या रुख रहता है भारत का, इस पर हमारी नजर रहेगी। आइए अब बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान असानी की, जिसको लेकर 3 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जा रही है और आज से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को भी मिलेगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान असानी अपना कहर बरसाने वाला है।
इसके लिए कई राज्यों के मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें सक्रियता से काम कर रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान असानी के तटों के करीब पर पहुंचने पर दोबारा उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ने की संभावना है। इसके साथ ही कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के भी आसार हैं। असानी तूफान के कारण प्रभावित इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। तूफान सोमवार को विशाखापट्टनम से 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी में पुरी से 680 किलोमीटर दक्षिण में था। उत्तर पश्चिम दिशा में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। चक्रवात के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश समेत आसपास के तटीय क्षेत्रों में बारिश होने की आशंका है। ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को कम से कम अगले 2 दिनों तक इस क्षेत्र में न जाने की सलाह दी। ओडिशा सरकार ने 4 तटीय जिलों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना बनाई है। ओडिशा के सभी बंदरगाहों पर दूरस्थ चेतावनी संकेत प्रदर्शित किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवात न तो ओडिशा न ही आंध्र प्रदेश में दस्तक देगा। ये पूर्वी तट के समानांतर चलेगा और बारिश का कारण बनेगा। और पुरी से इस वक्त हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ रही है। मनोज्ञा, इस वक्त वहाँ क्या स्थिति और तूफान को लेकर की क्या ताज़ा जानकारी? देखिए, हवाएं तेज हो रही हैं, लेकिन धूप भी निकल आई है। बारिश अभी कम हो रही है। सुबह से बारिश हो रही थी लगातार, कल भी बारिश हो रही थी बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में, लेकिन इस समय धूप निकलने का कारण इसका मतलब ये है कि साइक्लोन की गति अभी इस समय जिस तरह से चल रही थी पहले, यानी कि चक्रवाती तूफान जिस तरह से तट के इलाकों में बढ़ रहा है, उसकी गति में परिवर्तन आया है। समुद्र की लहरें भी बदल रही हैं। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है, लेकिन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती तूफान आसानी चल रहा है। यानी कि लैंडफॉल कहाँ होगा? समुद्री इलाकों में ही होगा, जिसकी वजह से बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। लोगों को समुद्र यानी कि तट से दूर रहने को कहा गया है। बंगाल में खास तौर से पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश होने के कारण कई इलाकों में पानी भरा है। मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना और सुंदरबन इलाकों में काफ़ी देर से यानी घंटों दर घंटों बारिश हो रही है। लेकिन उड़ीसा में तटवर्ती इलाकों में कभी धूप जैसे कि अभी निकली हुई है, तो कभी बहुत तेज बारिश हो रही है जैसे 1 घंटे पहले हो रही थी। और यही इसी तरह से मौसम बदलता रहेगा, कभी बारिश हो जाएगी, कभी धूप हो जाएगी। लोगों को हालांकि कहा गया है कि समुद्री तट से जितना दूर रहें उतना बेहतर होगा। बात करते हैं दिल्ली की, जहां बुलडोजर वाला ड्रामा आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दिख सकता है। उधर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान कल बुलडोजर के आगे तो डट गए, लेकिन ऐसा करने पर अब उन पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने ये FIR दक्षिण दिल्ली नगर निगम की शिकायत पर दर्ज कराई है। अमानतुल्लाह के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में ये मुकदमा हुआ है। अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के हंगामे की वजह से कल शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चल सका और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। लेकिन आज MCD का बुलडोजर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ निकलेगा। आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से बौद्ध धर्म मंदिर तक और गुरुद्वारा रोड के आसपास बुलडोजर चलाने की तैयारी है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम भी आज बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। नॉर्थ MCD की टीम आज मंगोलपुरी के Y ब्लॉक में एक्शन में दिखेगी और अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शाहीन बाग से बैरंग लौटने वाला बुलडोजर दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी कंफ्यूज रहता है या फिर एक्शन में आता है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम अभी रुका हुआ है। कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या फिर नहीं, इस पर अदालत आज दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब सबकी नजरें वाराणसी जिला से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कोर्ट कमिश्नर पर सवाल उठाने वाली अर्जी पर आज फिर सुनवाई होगी। वाराणसी जिला अदालत दोपहर 2 बजे एक बार फिर सुनवाई करेगी। कोर्ट कमिश्नर बदलने या न बदलने को लेकर फैसला हो सकता है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाया है। 2 घंटा उन्होंने कमीशन कार्रवाई किया, हम लोग ने उनको कहीं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया और बहुत नॉर्मल हो रहा था। वो 2 घंटे के बाद जो है तो फिर वो कुछ
ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन एक दूसरे की तरफ से अलग अलग होने लगा, उसके बाद कार्रवाई बंद हो गई और 6:30 बज रहा था। 6:30 शाम को सूर्यास्त के बाद तो कार्रवाई होती नहीं, इसलिए हम लोग ने उनकी एप्लीकेशन दिया। दूसरे जिन्होंने किया नहीं किया, डोंट नो। ये मानसिकता केवल प्रतिवादियों का है कि इस कार्रवाई को केवल जो है जितना लिंगर किया जाए, बाधित किया जाए, इसको आगे टाला जाए। वो नहीं चाहते हैं कि एक सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से सारे साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष आए। ये केवल व्यवधान करने के लिए ही ये सारे तथ्य जो है, ये इनका विरोध करना केवल व्यवधान पर है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 2 मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी होनी है। 8 अप्रैल को वाराणसी की अदालत ने एएसआई से ज्ञानवापी परिसर की खुदाई का आदेश दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। मुस्लिम पक्षकारों की उसी याचिका पर आज फिर सुनवाई होनी है। उधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई सामने आनी चाहिए। देखिए, सर्वे होना चाहिए और जो सच है वो बाहर निकल कर आना चाहिए। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम रुका हुआ है। अब अदालत का जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही एक्शन होगा। और देश में चल रहे लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला भी अब चर्चा में आ गई है। विवाद जुड़ा है भोजशाला पर 2 समुदायों के दावे को लेकर, जहां हिंदू संगठन आज हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। कभी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाली मध्य प्रदेश के धार में बनी ये भोजशाला आज विवादों में घिर गई है। विवाद की चिंगारी तब लगी जब पूरे देश में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर बवाल चल रहा है। आज हिंदू संगठन यहां हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। अब जिस तरीके से पूरे देश में हनुमान चालीसा को लेकर एक मुहिम छिड़ी हुई है, तो उसके चलते मंगलवार की रोज सुबह यहाँ भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, धार के हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, और यहाँ आके बड़े पैमाने पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हालांकि हनुमान चालीसा पढ़ने की उनको कोई लिखित परमिशन नहीं है, सिर्फ पुष्प ला सकते हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। और वो सारे लोग एक बार फिर से मांग करने लगे हैं कि यहाँ पर इस पूरे परिसर को हिंदू संगठनों के कब्जे में दिया जाए, क्योंकि ये भोजशाला है, यहाँ सरस्वती का मंदिर कभी था। परमार वंश के राजा भोज ने 10वीं सदी में बनवाया था सरस्वती मंदिर। पहले ये एक महाविद्यालय था, जिसे बाद में भोजशाला कहा जाने लगा। दरअसल भोजशाला परिसर के ठीक बाहर कमाल मौला की मजार और दरगाह है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हिंदू समुदाय के लोग मंगलवार को फूल लेकर परिसर में जा सकते हैं, तो शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग यहाँ नमाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगलवार को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता है। आज फिर वही होने जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको पंजाब से बता दें, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा है कि जो भी माहौल खराब करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। माहौली ब्लास्ट पर सीएम भगवंत मान ने ये बड़ा बयान दिया है। लगातार इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। ब्लास्ट की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऐसे में जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि कल रॉकेट से हमला हुआ था इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर, और उसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जो आतंकी एंगल है उससे भी पुलिस जांच कर रही है। और अब देख लीजिए इरफान सर का कार्टून सिद्धू पर इरफान कैसे ले रहे हैं चुटकी, दिखाते हैं आपको। नवजोत सिंह सिद्धू और कुर्सी का जैसे कि 36 का आंकड़ा हो गया है। अब देखिए, जहां से विधायक बनने वाले थे उसकी कुर्सी किसी और ने ले ली। कांग्रेस अध्यक्ष बने तो उस पर कोई और विराजमान हो गया। और तो और कॉमेडी सर्कस में भी उनकी कुर्सी पर आजकल कोई और विराजमान है। अब ऐसे में उनके विरोधी ताली ठोके कि नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।